कल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था और टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, कल हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 6 में कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें समझना है। आज का टॉपिक भी ज़रा आपको मालूम था, कल मैंने बता दिया था कि आज हम स्टडी करने जाएंगे नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कल की जो केमिस्ट्री थी हमारी, उसमें एक तो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन कहाँ से आई, ये कंपाउंड दो किस्म के होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, उसका फेलियर किसने किया, और उसके बाद मौजूदा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम डिफाइन कैसे करते हैं, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। उसके बाद एक टर्म को हमने समझा था कैटिनेशन, और एक और बहुत अहम बात कार्बन की टेट्रावैलेंस पे बात की थी कि कार्बन के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन इज द टेट्रावैलेंट। आज हमारा टॉपिक है नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हम बात करें मिनरल सोर्सेज की। टॉपिक को समझेंगे और इस पे एक डिटेल नोट आता है एग्जाम में। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको फिर आप बुक में से या नोट्स में से आप इसकी लर्निंग करेंगे। मैं टॉपिक को समझा देता हूँ कि हमारे नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में हमारा पहला टॉपिक जो होता है वो अकरेंस होती है। तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं ये कार्बन कंपाउंड्स, तो नेचुरली इनके सोर्स कौन से हैं, कहाँ से आप इनको हासिल कर सकते हैं। तो हम मिनरल सोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये 3 हैं, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। मेनली 3 मेजर सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। उनमें से एक है कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। अब इनको हमें वन बाय वन डिस्कस करना होगा। फर्स्ट सोर्स जो है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोल। तो सबसे पहले हम कोल को डिफाइन करते हैं कि कोल है क्या चीज ना। कोल मुख्तलिफ वैरायटी में जमीन में पाया जाता है। एक है एंथ्रासाइट कोल, उसको पत्थर का कोयला कहते हैं, वो कार्बन है सिर्फ, उससे पहले की फॉर्म है। कोल की फॉर्मेशन जो है ये प्लांट से होती है, प्लांट का डीके होता है, जमीन में जाते हैं, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हीट और प्रेशर मिलने से ये कन्वर्ट हो जाता है स्लोली, मतलब काफी टाइम लगता है, 300-400 ईयर्स के बाद ये कन्वर्ट होता जाता है। तो इसको बिटुमिनस कोल कहते हैं। ये एंथ्रासाइट कोल से पहली की स्टेज होती है, पत्थर के कोयले से पहली की स्टेज होती है। एंथ्रासाइट कोल इस कार्बन, वो कार्बन होता है। बिटुमिनस कोल जो है इसमें कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। हम कह रहे हैं व्हाट इज द कोल, कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली कार्बन, इसमें सबसे अहम एलिमेंट जो है वो कौन सा है, कार्बन, बट इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल परसेंटेज ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन सबसे ज्यादा परसेंटेज इसमें कार्बन एलिमेंट की होती है। इस कोल में से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल करना है। कोल सोर्स है जो जमीन में पाया जाता है, और इसके अंदर में से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमें अलग करना है। तो जो प्रोसीजर है उसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कार्बोनाइजेशन,
और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मीन हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस टर्म की मीनिंग को समझ लें, क्या मतलब इसका? हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। मैं इसकी एक वीडियो भी आपको लेक्चर के बाद शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे, लैब मेथड को, कि कोल जो है उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें क्या कंपोनेंट्स हासिल होते हैं। हम कह रहे हैं व्हेन कोल, विच कोल? बिटुमिनस कोल is heated in the absence of air in an oven, a furnace, it undergoes destructive distillation into three main products. जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो इससे तीन मेन प्रोडक्ट हमें हासिल होते हैं। मेन प्रोडक्ट तीन है। इसके अलावा फोर्थ प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है, इसलिए मैंने नहीं इसको यहाँ मेंशन किया। तीन मेन प्रोडक्ट हैं। कौन कौन से? नंबर वन को कहते हैं कोल गैस। बेटा लेक्चर के दौरान आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और एक जिम्मेदार और एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पे कहीं इसको आपने मिसयूज नहीं करना है। ये आपकी लर्निंग के लिए है, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन बेटा लिखने की आदत डालिए, कोशिश करा करो, साथ साथ की पॉइंट्स बनाया करो। ओके, कोल गैस अभी ना लो, मैं स्लाइड को एंड पे कहूंगा, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? हमने कहा कोल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तो उसमें से एक कंपोनेंट जो पहला मिला वो गैसियस है, जिसको हम कोल गैस कहते हैं। अभी इसको फर्दर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे शेयर करूंगा और डिस्कस करूंगा। व्हाट इज अ कोल गैस और इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। सेकंड जो है, जो इसका हमें कंपोनेंट मिलता है, ये बाय मिस्टेक क्या लिखा हुआ है, इसको मैं सही कर देता हूं। बेटा रीज्वाइन को बहुत मुश्किल हो जाएगा, बार बार आप रीज्वाइन, बहुत से लोग हो रहे हैं असल में ना, तो वही मैंने कहा कि नेट की स्टेबिलिटी को आप खुद उसको पहले कोशिश करेंगे तो सही हो। कोल गैस के बाद नंबर टू जो है, इसको मैं यहाँ सही कर दूं, इट्स नॉट अ नेचुरल गैस, कोल तार। सेकंड जो है ना, इसको जरा सही कर देते हैं, कोल तार। ये लिक्विड कंपोनेंट है, पहला गैसियस था और सेकंड कौन सा है? लिक्विड। ठीक है, फर्स्ट जो है, इसमें बात स्टूडेंट जो है वो बार बार रीज्वाइन हो रहे हैं, जैसे अनस इरफान जो है ये बार बार रीज्वाइन हो रहे हैं। बेटा आप जाके अपना नेट जो है उसको तो स्टेबल करवाएं, किस तरह बार बार आप रीज्वाइन हो रहे होते हैं। ये पिछले 15-20 मिनट के अंदर मैं वेट कर रहा था, 5-10 मिनट दिए टाइम हुआ होगा, इसमें मेरे ख्याल से आपने 15 से 20 दफा रिज्वाइन किया है मुझे। ओके, एक बार मुझे रिप्लाई कर दें स्टूडेंट कि मेरी आवाज आपको आ रही है और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, ये स्लाइड शेयर हो रही है और आपको आवाज आ रही है ना? तो मुझे जरा रिप्लाई कर दें यस। यस, ओके। ठीक है स्टूडेंट, किसी का अगर इंडिविजुअल प्रॉब्लम है वो अपने नेट के कनेक्शन की स्पीड को उसको देखे कि वो स्टेबल है या नहीं है, तो उसे प्रॉब्लम। थैंक यू बेटा। ओके, ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बात अपनी, ठीक है? हमने कहा कि जब बिटुमिनस कोल, एक स्टूडेंट में से पूछा सर मैं जरा रीज्वाइन किया तो सुना नहीं। बिटुमिनस कोल जो है इट्स अ वैरायटी ऑफ कोल, कोल की एक काइंड है। प्लांट जो है जब उसका डिके होता है जमीन में, जब वो दबता चला जाता है और कई सदियां गुजरती हैं, तो प्रेशर और हीट मिलने की वजह से
ये डिके होकर कन्वर्ट होता जाता है और एक स्टेज आती है जिसको हम सॉफ्ट कोल या बिटुमिनस कोल कहते हैं। ये पत्थर के कोयला एंथ्रासाइट कोल से पहले की एक स्टेज होती है। ओके, जब आप इसको हीट करते हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको जो गैसियस प्रोडक्ट मिलता है उसको कहते हैं कोल गैस। लिक्विड जो कंपोनेंट मिलता है आपको उसमें से, कोल में से, उसको कोल तार कहते हैं। और जो सॉलिड कंपोनेंट होता है, सॉलिड कंपोनेंट, इट्स नॉट पेट्रोलियम, मैं तो सही कर दूं इसको, जो सॉलिड कंपोनेंट होता है उसको कोक कहते हैं, COKE, कोक। कोक इज कार्बन। मैं अभी इनको दोबारा आगे डिफाइन करूंगा। ऑन कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल हमें तीन मेन कंपोनेंट्स मिलते हैं, कोल गैस, कोल तार एंड कोक। ठीक है, अब एक फिगर मैं शो कर रहा हूं, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है इसको, लेकिन जरा एक नजर देख लेंगे हम। मैं ये वीडियो अभी शाम में या कुछ देर बाद शो करूंगा आफ्टर लेक्चर, कि ये लैब मेथड है कोल में से इन प्रोडक्ट को हासिल करना। आपको ड्रॉ नहीं करनी, फिगर ड्रॉ नहीं करनी एग्जाम में, लेकिन सिर्फ प्रोसेस को समझने के लिए आप जरा एक नजर देखिएगा इसको। ये 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने, जिसको हमने हॉरिजॉन्टल प्लेस किया हुआ है, इसके अंदर पाउडर कोल या स्मॉल पीसेस ऑफ कोल लेते हैं। कोल कौन सा? बिटुमिनस कोल आपने इसमें फिल किया। रबर कॉक से इसका माउथ को क्लोज किया, डिलीवरी ट्यूब पास कर रहे हैं एक सेकेंड ट्यूब में जो वर्टिकल प्लेस्ड है। इसके अंदर वाटर मौजूद है, ये डिलीवरी ट्यूब डिप करते हैं वाटर के अंदर, और एक साइड ट्यूब जो है उसका आउटलेट बाहर दिया हुआ है। जब हम इस पाउडर कोल को या स्मॉल पीस ऑफ कोल को हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, ठीक है, 500 टू 1000 डिग्री के टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो इसमें से गैसियस प्रोडक्ट निकलने शुरू होते हैं, गैसेस। वो जाके डिसॉल्व होते हैं पानी में, तो उसमें से जो कार्बन के पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, जो डिसॉल्व हो रहे हैं, इसको कोल तार कहते हैं। और कोल तार के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स हुए होते हैं, और ये जो वाटर जो है ये अमोनिया लाइक्यूर बन जाता है। ये वो फोर्थ कंपोनेंट है जो यहाँ मेंशन नहीं किया गया, बिकॉज अमोनिया लाइक्यूर में कार्बन नहीं है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कंडीशन ये है कि कार्बन मस्ट है। और इसमें से जो गैस निकल रही होती है उसको हम कोल गैस कहते हैं, यहाँ से गैस निकल रही है। तो मैं इसका एक एक्सपेरिमेंट जो है इसका वीडियो आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, आपको ये फिगर ड्रॉ नहीं करनी एग्जाम में। आपको क्या लिखना है? नेचुरल सोर्सेज में आपको मान लीजिए तीन मेन सोर्स हैं, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। पहले हम कोल को डिफाइन कर रहे हैं। कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली कार्बन एंड आल्सो कंटेन सम परसेंटेज ऑफ अदर एलिमेंट्स। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल होने वाले प्रोडक्ट्स की। मैं एक और अंदाज से दोबारा इसको समझाने जा रहा हूं कि कोल जो जमीन से आपको हासिल होता है, बिटुमिनस कोल भी कहते हैं इसको। इसको जब हम हीट करते हैं, कंडीशन क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब आप हीट करोगे तो ये कंबस्टन हो जाएगा, कंबस्टन, तो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो हम इसको हीट कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। टेम्परेचर कितना है? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम इसको हीट करते हैं एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें से जो पहला हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसको हम गैसियस प्रोडक्ट कह रहे हैं, और वो है कोल गैस। समझाने के लिए कुछ फिगर्स ड्रॉ किए मैंने इसमें, ज़रा आपको फिगर ड्रॉ नहीं करनी सिर्फ। असल में ये लेक्चर जो है ये टॉपिक को समझने के लिए होता है ना। लर्निंग आप अपना नोट बनाएं, बुक से याद करें, नोट से याद करें, जहां से आपको इजी लगे। ओके, हम ये कह रहे हैं कि कोल में से जो गैस हमें हासिल हो रही है ऑन हीटिंग, उसका नाम है कोल गैस। कोल गैस
एंड कोल गैस क्या है? अब मैं कोल गैस को आगे डिफाइन कर रहा हूं. यस, कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. बस इतनी सी बात याद रखनी है. व्हाट इज द कोल गैस? कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा था वाटर गैस. वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इज अ वाटर गैस. अब इसमें मीथेन शामिल हो गया तो इसको कहते हैं कोल गैस. तो जो हमें गैसियस प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक मिक्सर मिल रहा है, वो कोई प्योर गैस नहीं है. अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. अब इसका यूज क्या है? इंडस्ट्री में हम इस गैस को इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल. तो एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमें मिला, कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं मिला हमें. गैसियस प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट नहीं हो रहा, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल. इसके अलावा जो हमें लिक्विड कंपोनेंट मिलते हैं वो दो हैं. उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कोल तार. सेकंड कंपोनेंट इज कोल तार. कोल तार जो है ये ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड है और इसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड की टाइप्स में से एक टाइप है जिसको एरोमेटिक कहते हैं. एरोमेटिक को इन सिंपल आप कहें अ कंपाउंड कंटेनिंग अ बेंजीन रिंग. वो सारे कंपाउंड जिनमें ये रिंग पाया जाता है ना, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कह रहे हैं. तो पहली बात ये कर रहे हैं कि कोल तार इज अ विस्कस लिक्विड, इट्स अ लिक्विड कंपोनेंट और इसमें बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनको हमें आगे अलग करना है. कोल का जो मेन कंपोनेंट हमें हासिल होता है वो कोल तार है. ऑर्गेनिक कंपाउंड की बड़ी तादाद इसमें पाई जाती है और ये लिक्विड फॉर्म में है और सारे मिक्स हुए हुए हैं. लिक्विड के कंपोनेंट्स को अलग करना हो तो जो प्रोसीजर है उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो ये 215 एरोमेटिक कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक हैं ये मिक्सअप हुए हुए हैं, इनको सेपरेट करना है तो हम प्रोसेस वाला यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इस टर्म को हम आगे जाके अभी पेट्रोलियम में आज डिफाइन करेंगे. पेट्रोलियम में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब लिक्विड में कई कंपाउंड आपस में मिक्सअप हुए हो, उनको अलग करना हो तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं. अभी मैंने आपको बताया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मींस हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये 215 एरोमेटिक कंपाउंड्स अलग करते हैं जिनमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनमें नंबर 1 देखें बेंजीन, टॉलीन, जाइलिन. अब देखो बेंजीन कौन है? ये एरोमेटिक है ना. सब एरोमेटिक के अंदर क्या होता है? एक बेंजीन रिंग होता है. ये बेंजीन है. अगर बेंजीन के अंदर मिथाइल साथ में आ जाए टॉलीन, और अगर दो मिथाइल ग्रुप हो जाए तो इसको जाइलिन. तो इन तीनों में देखिएगा कि ये रिंग जो है वो कॉमन है, तो इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कह रहे हैं. ओके. इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट की. नहीं सॉरी, पहले इसको यूज देख लें. क्या यूज है? कोल तार का यूज क्या है? आपको यहाँ पे जब नेचुरल सोर्स की बात करनी है तो एक तो आपने बताना है कि नेचुरल सोर्स जो फर्स्ट है वो कोल है और उसमें से हम कंपाउंड हासिल करते हैं कोल गैस, कोल तार और उसके साथ उसका यूज. अब कोल तार का यूज क्या है? इट इज यूज टू मेक डाइज, ड्रग्स एंड परफ्यूम्स एक्सेट्रा. कई पेट्रोकेमिकल्स जो हैं वो इनसे हम हासिल करते हैं. अब हम आते हैं थर्ड कंपोनेंट पे. इसे कोक कहते हैं. ये सिर्फ जलने में इस्तेमाल किया जाता है. इंडस्ट्री में इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. मेटलर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज करते हैं कोक. कोक इज अ प्योर कार्बन. तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जरूरत है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला जो गैसियस है इसके अंदर मीथेन मिल रही है आपको ऑर्गेनिक,
और कोलतार जो है ये एक बड़ा सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। देखें 215 एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने कहा कि इसमें पाए जाते हैं। कोक, इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इट्स अ प्योर कार्बन। तो ये सिर्फ जलने में ही इस्तेमाल होगा, यूज इन मेटलर्जी ऑफ आयरन एंड स्टील। यू हमारे पास ये तीन तो मेन कंपोनेंट्स जो मैंने लिखवाए थे ना लास्ट स्लाइड के अंदर। फोर्थ वन इज अ अमोनिया लाइक्योर। फोर्थ जो है वो मैं ज़रा यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से एक साइड पे शो कर रहा हूँ, अमोनिया लाइक्योर। अमोनिया लाइक्योर का मतलब है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। ये हमारा फोर्थ कंपोनेंट है, अमोनिया लाइक्योर। इट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये यूज किया जा रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। ओके, मैं जरा इसको रिटर्न को इरेज कर दूं। अब आप इसके पिक्चर ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके डन। ये हमारा पहला नेचुरल सोर्स था। नाउ सेकेंड इज नेचुरल गैस। इससे तो तमाम फेमिलियर है कि नेचुरल गैस पाकिस्तान में सुई गैस के नाम से जानी जाती है। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मतलब मीथेन नहीं है, मीथेन इसका एक मेन कंपोनेंट है। पहले हम नेचुरल गैस की अकरेंस की बात करते हैं। अमूमन ये गैस जहां पे ऑयल और कोल होता है ना उसके साथ पाई जाती है। तो हम बात करें नेचुरल गैस इज फाउंड वेयर एवर ऑयल एंड कोल अकर। अब पाकिस्तान में बहुत फेमस है सुई गैस के नाम से। बलूचिस्तान में एक एरिया है जिसका नाम सुई है, वहां पे पाई जाती, वहां से हम इस गैस को हासिल कर रहे थे। और एक बहुत बड़ा सोर्स है, तो इसको सुई गैस कहते हैं हम। अब इसके अंदर नेचुरल गैस की डेफिनेशन क्या होगी? नेचुरल गैस इज अ मिक्सर। अगर हम नेचुरल गैस को डिफाइन करते हैं, नेचुरल गैस क्या है? अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल गैस की डेफिनेशन जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा इसको लिख लीजिएगा। व्हाट इज अ नेचुरल गैस? हम कहते हैं नेचुरल गैस अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल गैस अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स, ये हम इसको डिफाइन करते हैं। डन। ओके, अब हम इससे कंपोनेंट्स को मैं शो करूंगा। तो जब इस सोर्स की बात करोगे तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, उसके बाद इसका कंपोजिशन। नेचुरल गैस कंपोज होता है इन गैसेस में जिनमें से फर्स्ट फोर जो है वो हाइड्रोकार्बन्स हैं। फर्स्ट फोर। मीथेन, नेचुरल गैस में मीथेन जो गैस है ये 90 to 94% होती है। हमने कहा नेचुरल गैस इज अ मिक्सर, तो रेशियो फिक्स नहीं होगी ना, ये एरिया के अकॉर्डिंग वेरी करता है। मैक्सिमम इसका परसेंटेज 94 है, 90 to 94%। तो मीथेन नेचुरली एग्जिस्ट करती है नेचुरल गैस के फॉर्म में। इसके अलावा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि नेचुरल गैस में पाए जाते हैं। तो नेचुरल गैस जो है असल में एक बड़ा सोर्स जो है मीथेन के हासिल करने का है, मीथेन। और फिर हम मीथेन को इस्तेमाल करते हैं कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में, जैसे क्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस नेचुरल गैस का यूज क्या है? तो यहाँ तीन बातें कर रहे हैं हम, अकरेंस, कंपोजिशन और यूजेस।
फर्स्ट यूज क्या है कि हम इसको यूज करते हैं एज अ फ्यूल। कहाँ? व्हीकल्स में भी करते हैं और डोमेस्टिक में भी करते हैं, घर में भी करते हैं। सेकेंड, थर्ड जो लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड टू मेक डिफरेंट केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसका कंटेंट इतना ज्यादा नहीं है नेचुरल गैस का। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट। थर्ड नेचुरल सोर्स इज पेट्रोलियम। ये यहाँ पे अक्रेंस मैंने लिखी है, ये आपको जगह के नाम है कि ये नेचुरल गैस पाकिस्तान में किन किन एरियाज में पाई जाती है, कहाँ कहाँ से हम इसको ले रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। तो इसको आप जरा बुक में से रीड करोगे, खुद याद करोगे। अक्रेंस कभी एग्जाम में नहीं आई है, लेकिन बहरहाल बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया इसको। ओके, अब हम आते हैं थर्ड नेचुरल सोर्स के ऊपर, जो कि एक सबसे बड़ा सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल करने का, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, पेट्रा मीन रॉक, ओलियम मीन ऑयल। अभी आगे मैं अभी डिफाइन करूंगा इसको, अभी मत लिखिए इसको। पेट्रोलियम की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा थर्ड सोर्स है। द मोस्ट अबंडेंट, ये सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें पाए जाते हैं वो पेट्रोलियम पाए जाते हैं। अब पेट्रोलियम का वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिसमें पेट्रा मीन रॉक एंड ओलियम मीन ऑयल। इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक बड़ी तादाद जो है पेट्रोलियम पाई जाती है, और पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, अनरिफाइंड ऑयल जो जमीन में पाया जाता है। अब ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो इसमें कई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्सअप हुए हुए हैं। What is the petroleum? Is a dark viscous liquid found in underground deposits in various parts of the earth at different depths. इसकी कंपोजिशन क्या है? इसमें कई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिक्सअप हुए होते हैं। इसके ऊपर जो गैस होती है वो नेचुरल गैस होती है अमूमन, और इसके अंदर फिर लिक्विड और सॉलिड जो सॉफ्ट हैं वो पाए जाते हैं इसमें। इसमें जो कंपाउंड्स हैं उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की शनाख्त कार्बन है, तो हम कंपाउंड के नेम बहुत सारे हो जाते हैं, तो हम बहुत इजी अंदाज में और बहुत आसान अंदाज से बात करते हैं। कार्बन 1 से लेकर 40 कार्बन के एटम वाले कंपाउंड्स मिक्सअप हैं सारे इसके अंदर, और इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हैं इन कंपाउंड्स में, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान कार्बन है। एक कार्बन वाला कंपाउंड जो है उसमें हम कहते हैं मीथेन है, 2 कार्बन है तो ईथेन, ईथीन, इथाइन है। तो इसलिए बहुत सारे नाम लिखने की जगह, बहुत सारे कंपाउंड्स की जगह हमने बहुत इजी उसको डिफाइन किया कि कंपाउंड विच कंटेन 1 to 40 कार्बन एटम्स। ये सब मिक्सअप हुए होते हैं। पेट्रोलियम में एक अलग से सवाल भी बनता है, वो है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि इस पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को हमें अलग करना है, उसको फिर कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इस पेट्रोलियम में हम कह रहे हैं 2 किस्म के हाइड्रोकार्बन्स हैं, पैराफिन्स एंड साइक्लोपैराफिन्स, अल्केन एंड साइक्लोअल्केन्स। अब साइक्लोपैराफिन में मिसाल जैसे लिखी हुई है, साइक्लोहेक्सेन की लिखी हुई है। पैराफिन मीन अल्केन, मैं हेक्सेन की बात करता हूँ, हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, ये पैराफिन हो गया, मीन हेक्सेन हो गया। और सिंगल चेन, इंपॉर्टेंस जो है वो कार्बन की है, कार्बन की। तो 6 कार्बन की मैंने चेन बनाई है, और मैंने आपको बताया था
कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अनस आप बार बार रिज्वाइन होते हैं, पहले तो आप अपने नेट को स्टेबल करें, ठीक है। एरोमेटिक का मतलब मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, कंपाउंड कंटेनिंग अ बेंजीन रिंग। C6H6 देखो ये हाइड्रोकार्बन हो गया, क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन से हाइड्रोकार्बन और एक स्पेसिफिक रिंग बना रहा है, इसलिए हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अभी भी कोई क्या नाम है, स्टार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन है, तो इतनी नॉलेज से हम बात को आगे बढ़ाएंगे कि एरोमेटिक का मतलब होता है अ कंपाउंड कंटेनिंग अ बेंजीन रिंग। कंप्लीट डिफाइंड इंशाल्लाह बेंजीन के टॉपिक में जाके करेंगे, व्हाट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अब बात समझ में आ गई होगी। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जैसे ये देख लीजिए, और वो कार्बन और हाइड्रोजन इस रिंग की फॉर्म में है, तो इसलिए कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब यहां जो मैं बात कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं कि पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स में हमने कहा कि कौन कौन है, पैराफिन एंड साइक्लोपैराफिन। ठीक है, पैराफिन एंड साइक्लोपैराफिन की ये बात जरा फिर समझा दूं। जैसे मैं हेक्सेन लिखता हूं, तो 6 कार्बन को इन्हें चेन कर दिया, दोनों एंड्स ओपन है, रिंग नहीं है, तो इसलिए हम इसको पैराफिन कह रहे हैं। पैराफिन का मतलब होता है कि जो केमिकली इनर्ट हो, अल्केन्स को हम पैराफिन कहते हैं, जो केमिकली इनर्ट हो, मतलब सिंगल बॉन्ड डला हुआ है इन सब के अंदर। मैंने कहा था कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये जो फर्स्ट लेफ्ट कॉर्नर का कार्बन है C1 ना, इस कार्बन की बात कर रहा हूं, इस कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया है नेक्स्ट कार्बन के साथ, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसकी रिमेनिंग 3 वैलेंसी के लिए हम 3 हाइड्रोजन के आइटम इस साथ ऐड कर देते हैं, ये हो गया CH3। सेकेंड कार्बन को देखो कि वो लेफ्ट और राइट दो सिंगल बॉन्ड बना चुका है, दो वैलेंसी ऑक्युपाइड है, वैलेंसी 4 होती है, बाकी दो वैलेंसी अपनी पूरी करेगा हाइड्रोजन को ऐड करवाकर, ये CH2 होगा, CH2, 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 और टर्मिनल क्या होगा, CH3 होगा। यह है पैराफिन। साइक्लोपेराफिन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये रिंग फॉर्म में आ जाए, ये 6 कार्बन एटम अगर रिंग फॉर्म में आ जाए, उसको साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। ओके, यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये लफ्ज की मीनिंग थोड़े समझाने थे मुझे कि साइक्लो में और पैराफिन में क्या डिफरेंस होगा। विदाउट रिंग इन अ चेन फॉर्म, पैराफिन कहा हमने। पैराफिन के मतलब क्या है, इस लफ्ज की मीनिंग क्या है, पैराफिन, इट मींस केमिकली इनर्ट। ठीक है, साइक्लोपेराफिन वही कंपाउंड अगर रिंग फॉर्म में, तो उसको साइक्लोपेराफिन कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पेट्रोलियम एक हमारा नेचुरल सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करने का, और इसके अंदर ये सारे कंपाउंड जो हैं मिक्सअप हुए में हैं, और ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। अब लिक्विड के कंपोनेंट्स जब अलग करने हो, तो फिर हम जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, अभी कोल तार की जब बात की थी तो वहां भी मैंने कहा था कि अगर लिक्विड कंपोनेंट्स अलग करने हो, तो फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो ये अलग से एक सवाल ही बनता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। यहाँ भी अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम इन पाकिस्तान दिया हुआ है, ये भी आपने खुद याद करना है कि पाकिस्तान में किन एरियाज में पाया जाता है पेट्रोलियम। ओके, अब हम आते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की तरफ। मैं तो एक इमेज शो कर रहा हूँ, एक पिक्चर शो कर रहा हूँ आपसे, ज़ाहिर है इसकी ड्राइंग तो नहीं करनी, बुक में इसकी ड्राइंग नहीं दी हुई है। आपने रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में एक तो प्रोसीजर को समझना है कि रिफाइनिंग किस मेथड से करते हैं, और ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमें फ्रैक्शंस या कंपोनेंट कौन से हासिल होते हैं। तो ये टॉपिक हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम।
बुक का पेज नंबर 1 और 2 है, उसमें ये टॉपिक गिवन है। पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? अ प्रोसेस इन विच, इसकी डेफिनेशन कॉपी करें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहले मैंने बताया था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, नाउ इट्स द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अ प्रोसेस इन विच द कंपोनेंट्स of a mixture are separated according to their boiling point is called fractional distillation. A process in which components of a mixture are separated according to their boiling point is called fractional distillation. पहले मैं थोड़ा सा रफली इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद हम स्लाइड्स पे आते हैं। जमीन में से जो हमें ऑयल मिलता है, उससे मैं कह रहा हूं क्रूड ऑयल, तो हम फर्नेस में इसको हीट करते हैं। अनरिफाइंड ऑयल जो जमीन से मिल रहा है, जिसमें ये सारे 500 के करीब ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्सअप हुए हुए हैं, इसको मैं क्रूड ऑयल कह रहा हूं। और हम इसको हीट करते हैं इन अ फर्नेस, और ये हम हीट करते हैं इसको अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना इसको हीट कर रहे होते हैं। हीट करते हैं अंडर हाई प्रेशर। प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं हम, प्रेशर क्यों ज्यादा रखते हैं? कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, लेकिन कोई भी बॉयल या डिस्टिल ना हो। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। अब इसमें 500 के करीब कंपाउंड्स मौजूद हैं, सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं है, डिफरेंट है। हर प्योर सब्सटेंस का अपना एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर बॉईल करता है 100 पे, अल्कोहल बॉईल करता है 78 पे। तो ये जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। किसी का बॉइलिंग पॉइंट लो है, किसी का हाई है। सपोज एक का बॉइलिंग पॉइंट 50 है और एक का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 250 है। जब हीट करोगे तो पहले डिस्टिल कौन होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो हम चाहते हैं 50 पे वो बॉयल ना हो, 250 पे जाके भी तब भी बॉयल ना हो, लिक्विड फॉर्म में रहे। तो उसके लिए आपने प्रेशर हाई किया हुआ है। जब 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीटअप कर देते हैं, तो फिर हम इसको पास करते हैं फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर। ये मैं प्रोसेस को समझाने के लिए एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं कि हमने यहाँ पे जब इसको हमने हीटअप कर लिया, अब हम इसको पास करेंगे फ्रैक्शनेटिंग टावर में, जहां पे कंडेंसर मौजूद है। अब एज एन एग्जांपल मैं समझा रहा हूं कि ये लिक्विड जो है, विस्कस लिक्विड क्रूड ऑयल, इसको जब आपने हीटअप कर लिया 400 पे, अब आपने इसको पास कर दिया फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर। जैसे ये यहां आएगा तो यह नॉर्मल प्रेशर है, तो ये लिक्विड एकदम वेपराइज हो जाएगा, इसके वेपर्स बन जाएंगे और ये अपवर्ड मूव करेगा ना। तो इसके फ्रैक्शन टावर के अंदर आपने देखा कि स्टेप्स में आपने कंडेंसर लगाए हुए हैं। जब वेपर्स ऊपर मूव करते हैं तो यहाँ पे जाके टेम्परेचर हम सपोज करते हैं 260 हो गया, तो 260 डिग्री सेंटीग्रेड वाले बॉइलिंग पॉइंट वाले तमाम कंपोनेंट्स यहाँ अलग होना शुरू हो जाएंगे। और ऊपर आया तो टेम्परेचर और कम हो गया, सपोज 180 हो गया। और जाके ऊपर कंडेंस हुआ फर्दर, तो टेम्परेचर और कम हो गया, लिक्विड का 110 हो गया। और ऊपर जा रहे हैं तो जहाँ टेम्परेचर और कम हो रहा है, क्योंकि ये कंडेंसर है जो कंडेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 500 कंपोनेंट्स वाला लिक्विड जो है वो हम कह रहे हैं कि ब्रेकअप हो रहा है, और अब उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो कम हो रहे हैं। यहाँ पे सपोज करते हैं कि जो लिक्विड हासिल हो रहा है उसमें 5 to 10 कंपोनेंट्स हैं, या 7 to 12 कंपोनेंट्स हैं,
या 3 to 4 कंपोनेंट्स हैं, ऐसे ये अलग हो रहे हैं। इस फ्रैक्शनिंग टावर के अंदर 500 कंपोनेंट्स सब इंडिविजुअल अलग नहीं होंगे। एक बड़ा मिक्सर जो था वो छोटे मिक्सर में कन्वर्ट हो रहा है। सपोज करते हैं 260 पे जो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं उसमें वेल नोन जो है वो डीजल है। 180 पे जो मिल रहा है कैरोसिन ऑयल। वेल नोन जो कंपोनेंट्स जो आप जानते हैं, डीजल को जानते हैं, कैरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल जो है, पेट्रोल, फिर यहाँ पे हम कहते हैं पेट्रोलियम गैसेस। तो ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कि हमने इसको हीट अप किया, सबका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, लेकिन कोई भी सिंगल कंपोनेंट बॉयल नहीं हो पाया क्योंकि हाई प्रेशर था। फिर हम इस लिक्विड को जब पास करते हैं, हीटेड लिक्विड को फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर, तो यहाँ पे वेपराइज होता है एकदम, और इसको कंडेंसर की वजह से ये स्लोली कंडेंस हो रहा है। यहाँ टेम्परेचर बॉटम पे कितना है, 400 है। जब ये वेपर्स ऊपर मूव करेंगे तो टेम्परेचर इनका डिक्रीज होगा कूलिंग की वजह से, कंडेंसर की वजह से, और टेम्परेचर हमने कहा 260, 180, 110, 50। तो ये मैंने रफली पहले इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया, अब हम इसको फिगर के अकॉर्डिंग जरा डिस्कस करते हैं। यहाँ भी आपको फिगर ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है। जब बुक में फिगर नहीं है तो हमें इस फिगर का ड्रॉ नहीं करना है इसको। हाँ, प्रोसेस को पूरा समझना है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम भी कहलाता है। अगर कहा जाए रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो फिर हम, जैसे मैंने भी आपको समझाया, यही हम बात वहां कर रहे होंगे। इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, पेट्रोलियम या जिसको क्रूड ऑयल मैंने कहा, इसको हीट करते हैं टू अबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि उसका सबका लिक्विड जो है वो वेपराइज होने की स्लाइड आ जाए उसमें। लेकिन वो वेपराइज नहीं होता है, फर्नेस में नहीं होता है वेपराइज। क्यों? क्योंकि वहां हाई प्रेशर होता है। द रिजल्टिंग वेपर्स आर देन कैरिड टू अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम having different temperature zones. That is, fractionating column is divided into several compartments, and each compartment has a specific range of temperature. As the petroleum vapors ascend the column, several fractions condense and separate in these compartments. More than 500 hydrocarbons are separated from petroleum. 500 hydrocarbons करीब इसमें पाए जाते हैं। अब बुक की जो क्या नाम है टेबल है ऑन पेज नंबर 102, वो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है। ये आपको याद रखना है। 3 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट कॉलम में बॉइलिंग रेंज होगा, सेकंड कॉलम में कंपाउंड्स होंगे, थर्ड में उन कंपाउंड का यूज है। ये आपको याद करना है बुक में से। फर्स्ट कॉलम क्या है, बॉइलिंग रेंज है। जैसे बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो 20, बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो कंपोनेंट्स होंगे वो गैसियस ही होंगे ना, क्योंकि रूम टेम्परेचर से लो है। बिलो 20 जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको एक बहुत अच्छे अंदाज से सबको कवर किया जा रहा है। C1 to C4 ये 4 कंपाउंड्स नहीं होंगे। ये जितने भी कंपाउंड जिनमें एक से लेकर 4 कार्बन एटम है उन सबको यहां पे ले लिया। अगर आप काउंट करना शुरू करें, मैं काउंट नाम बोलता हूं, तो काउंटिंग करें जरा अपने फिंगर्स पे, आपको अंदाजा हो कितना है। C1 में मीथेन आ गया। C2 के अंदर 3 कंपाउंड काउंट करेंगे, इथेन, इथीन, इथाइन। C3 के अंदर भी हम 3 कंपाउंड्स काउंट करेंगे, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। C4 के अंदर ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। फिर C4 के अंदर साइक्लोब्यूटेन। फिर C4 के अंदर एन ब्यूटेन के साथ आइसोब्यूटेन भी। फिर ब्यूटीन में 1 ब्यूटीन के साथ 2 ब्यूटीन भी होगा। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको यहाँ जगह नहीं है कि हम सबके नाम लिखें, तो हमने इसको बहुत ही अच्छे अंदाज से डिफाइन किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान कार्बन की तादाद है। एक कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेके 4 कार्बन वाले सब के सब जो हैं उनका बॉइलिंग रेंज जो होगा वो बिलो 20 होगा, इज अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। और C1 to C4 आपको याद है नेचुरल गैस में पाए जाते हैं।
अगर नेचुरल गैस की कंपोजिशन देखिए तो उसमें मैंने 4 कंपोनेंट के नाम बताए थे, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इनकी नेचर क्या है, ये जो कंपाउंड की नेचर क्या है, ये गैशियस है, इनको हम नेचुरल गैसेस कहते हैं। बॉटल्ड गैस मतलब ये गैसेस सोल्ड आउट होती हैं ना बॉटल फॉर्म, तो इसलिए बॉटल गैस कहते हैं। और ये पेट्रोकेमिकल्स। सेकंड बॉइलिंग रेंज जो है वो 20 to 60। ये फर्स्ट स्टेप की जो रिफाइनिंग होती है ना, इसके अंदर तमाम कंपोनेंट सेपरेट नहीं होते बल्कि स्टिल वो मिक्सर होता है। अब पहला जो C1 to C4 है, फिर हम इसकी कंट्रोल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ हर सिंगल कंपोनेंट को अलग करते हैं, वो इसके बाद का थर्ड स्टेप होता है। इस रिफाइनिंग के बाद हम फिर कंट्रोल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए तमाम कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। देखो पहले 500 के कंपाउंड मिक्सअप हुए थे, 500 में से C1 to C4 को आपने चंद को अलग कर दिया, C5 to C6 वाले ये अलग हो गए। अब C5 to C6 वाले कंपाउंड को इनको अलग करना है, तो फिर हम कंट्रोल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। ओके, अब ये टेम्परेचर है 20 to 60। इसमें जो कंपाउंड हासिल हो रहे हैं C5 to C6, पेट्रोलियम, ईथर और सॉल्वेंट्स। अब ये जो आपको टेबल दिया हुआ है, इसको बुक में से आपने खुद याद रखना है। मैं इसको दोबारा एक और अंदाज में, बुक से याद कीजिएगा, मैं एक और अंदाज से दोबारा शो करता हूं आपके साथ। What fractions are obtained by the refining of petroleum हम बात कर रहे हैं, तो उस टेबल की मैं बात कर रहा हूं। ये हमारा वो फर्नेस है जिसकी मैं बात कर रहा था ना, ये फर्नेस है जिसके अंदर हम क्रूड ऑयल को हीट अप कर रहे होते हैं, और ये फ्रैक्शनल आउटलेट के जरिए ये बाहर आता है, और ये हमारा फ्रैक्शनरिंग टावर दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट बॉइलिंग रेंज के ऊपर कंपोनेंट्स जो है वो सेपरेट हो रहे होते हैं। अब आगे मैं इसको शो करूंगा कि बिलो 20 अगर टेम्परेचर है, बिलो 20, तो नंबर ऑफ कार्बन्स वाले कंपाउंड कौन से होंगे, मैंने कहा C1 to C4। इनकी नेचर क्या है और यूज क्या है, ये है नेचुरल गैस, बॉटल गैस एंड पेट्रोकेमिकल्स। फिर हमने कहा कि टेम्परेचर रेंज जो है 20 to 60, इस पे जो कंपाउंड हासिल हो रहे हैं वो कौन से हैं, C5 to C6, पेट्रोलियम, ईथर और सॉल्वेंट्स। 60 to 120 टेम्परेचर रेंज पे, बॉइलिंग रेंज पे, वो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट इस रेंज के दरमियान है, वो C6 to C7। ये भी सॉल्वेंट्स हैं, 40 to 200 के दरमियान रेंज में, C5 to C10। गैसोलीन मीन पेट्रोल भी इसमें जो मेन कंपोनेंट है। 175 से 325 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर रेंज पे मिलने वाले कंपाउंड्स जो हैं वो C12 से C18 वाले कंपाउंड्स होंगे। इनमें जो वेल नोन है कैरोसिन या जेट फ्यूल। 250 टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर C12 से लेकर हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसमें डीजल ऑयल है। और उसके बाद बॉटम पे मिलने वाला नॉन वोलेटाइल लिक्विड जो वेपराइज नहीं हुआ, C20 टू हायर। इनमें लिब्रिकेंट ऑयल, ग्रीस, पैराफिन, वैक्स, तार, ये सब पाए जाते हैं इसमें। तो ये टेबल जो है इसको याद करना है, थोड़ा डिफिकल्ट है ज़रा टेबल वैल्यूज को याद करना, बट याद करना होगा आपको। पेज नंबर मैंने आपको बता दिया था 1 और 2, वहां से आपने इसको याद करना होगा। ये हमारे 3 नेचुरल सोर्स से जो टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया। अब इसमें कोई क्वेश्चन है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं ना। अब आपका जो सवाल है, तो या तो हैंड रेज करें और या फिर मुझे क्वेश्चन करें, मैं पहले आपके इन क्वेश्चन को आंसर कर दूं। और मैंने कल आपको एक असाइनमेंट में होमवर्क दिया था कि आपने खुद भी इसको स्टडी करके आना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उसके मीनिंग तो अब तब्दील हो गए ना। लिविंग सोर्स से हासिल होने वाले कंपाउंड को ऑर्गेनिक नहीं कह रहे हम। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक। नेचुरली कहां पाए जाते हैं, तो 3 मेन सोर्स हैं, दोबारा सुने कौन कौन से, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। इनमें जो बड़े सोर्सेज हैं वो कौन सी हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। नेचुरल गैस जो है असल में वो मीथेन को हासिल करने का एक बड़ा सोर्स है।
कोल में से ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करते हैं बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम में से कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डन? अगर मैं डन का मैसेज कर दूं मैं फिर आगे बात करता हूं। ये एक सवाल हमारा बेटा पूरा मुकम्मल हो गया। अब इसको आपने याद करना है। डन का रिप्लाई कर दें ताकि फिर मैं आगे मूव करूंगा। ओके बेटा, थैंक यू। ओके, अब मैं एक और अहम कुछ सवाल हैं उन पे हम बात करेंगे। अब एक अलग से टॉपिक, छोटा सा हमारा एक अलग से टॉपिक है। ये था रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइन पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना। अब हम बात कर रहे हैं रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफॉर्म, रीस्ट्रक्चर करना। तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे, व्हाट इज रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का कंपोनेंट जो पेट्रोल है उसको रिफाइन करना। यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कीजिएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गैसोलीन और पेट्रोल। गैसोलीन या पेट्रोल जो है वो कोई एक सिंगल कंपाउंड नहीं है। अमूमन जब हम कहते हैं पेट्रोल, तो पेट्रोल के मीनिंग होते हैं ऑक्टेन। अमूमन मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए व्हाट इज गैसोलीन और पेट्रोल, या गैसोलीन और पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ, तो ऑप्शंस दिए हों, तो इसलिए इसको डिफाइन कर रहा हूं। तो पहले ये वाली चीज जो है इसको नोट डाउन करें। इट्स अ की पॉइंट कि हम गैसोलीन और पेट्रोल की बात कर रहे हैं। गैसोलीन, पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है ये लफ्ज यूज नहीं करते, हम इसको पेट्रोल के नाम से जानते हैं। पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन। व्हाट इज गैसोलीन और पेट्रोल? अ मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन। हेक्सेन का फार्मूला C6H14। हेप्टेन, हेप्टा मीन्स 7, C7H16। मैंने एक जनरल बात की थी कि जो मार्केट में अगर आप जाए तो पेट्रोल की जो बात कर रहे होते हैं, बस फ्यूल पंप पे आप देखते लिखा होता है हाई ऑक्टेन, तो पेट्रोल मींस ऑक्टेन। लेकिन हमारी बुक में बाकायदा ये डेफिनेशन गिवन है ऑन पेज नंबर 102। जो टेबल आपने देखा होगा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का, उसके बॉटम पे जो पैराग्राफ है उसका फर्स्ट सेंटेंस यही है, गैसोलीन और पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन। लेकिन मैंने आपको बताया कि पेट्रोल, पेट्रोल मींस ऑक्टेन आल्सो। पेट्रोल हम व्हीकल में यूज करते हैं एज अ फ्यूल। हम इस पेट्रोल को रिफॉर्म करने जा रहे हैं। रिफॉर्म, रिफॉर्म वर्ड की मीनिंग मीन री मीन उसको अगेन, फॉर्मेशन मीन स्ट्रक्चर करना, उसको रीस्ट्रक्चर करना। तो पहले तो डेफिनेशन बेटा ये आप लोग नोट डाउन करें, डेफिनेशन लिखें। द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। रिफॉर्मिंग में हम क्या कर क्या रहे हैं, एक स्ट्रेट चेन है उसको ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चर कर दिया। एटम्स जो हैं वो स्ट्रेट एक चेन में अरेंज हुए हैं, हम उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं ना ब्रांच चेन। ओके, मेरी बात सुन भी रहे होंगे, लेकिन पहले ये लिखिए क्या लिखने हम। व्हाट इज द रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम? द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन।
कैसे करेंगे इसको? बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। यह है रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। आइए अब इसको हम ऑब्जर्व करेंगे ना कि जो डेफिनेशन में लिखी है, एग्जाम्पल से इस बात को समझना है कि एक हाइड्रोकार्बन तो जानते हो ना, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और ये कार्बन के एटम्स इन अ चेन फॉर्म होंगे और वो स्ट्रेट होगी। हम आहिस्ता आहिस्ता टर्म्स को के मीनिंग को समझते जाएंगे और फिर इंशाल्लाह चैप्टर के एंड में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। चेन की बात करते हैं। देखिए, स्ट्रेट चेन का मतलब हॉरिजॉन्टल होना जरूरी नहीं है। मैं चेन लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सेन है। ये आपको स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नजर आ रहा है। बेंड करने से वो चेन जो है, बेंड बेंड करने से, देखिए मैं इसको दोबारा लिखता हूं 1 2 3 4 5 6, ये भी हमारी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कहलाएगी। बेंड करने से स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है। आप देखिए ये फर्स्ट चेन में देखिए, कार्बन कार्बन के साथ कैटिनेट हो रहा है इन अ सिंगल चेन। मैंने इसकी मार्किंग में अपना पेन मैंने मूव नहीं किया, लिफ्ट नहीं किया मैंने इसको। सेकंड में देखें ऐसा ही है, ये कार्बन कैटिनेट हुआ सेकंड कार्बन से, वो कैटिनेट हुआ थर्ड कार्बन से, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, तो इट इज अ स्ट्रेट चेन। अब ये सिक्स कार्बन को मैं दोबारा लिखता हूं तो आप कहेंगे कि सर इट्स नॉट अ स्ट्रेट चेन, ये ब्रांच चेन हो जाएगा। अगेन सिक्स कार्बन है। सिंगल चेन को बेंड करने से, ट्विस्ट करने से, मतलब वो चेन तब्दील नहीं होती, स्ट्रेट नहीं रहती है। ब्रांच चेन कैसा होता है? अब आप देखो कि ये टर्मिनल का कार्बन जो है ये कैटिनेट होता है सेकंड कार्बन से। ये टर्मिनल कार्बन जो है, टर्मिनल, ये कैटिनेट हुआ सेकंड कार्बन से। अगर मैं डाउनवर्ड आ जाऊंगा तो मेरी चेन मूव कर जाएगी, और अगर मैं स्ट्रेट जाऊंगा तो ये जो सेकंड पे जो CH3 अटैच्ड है ये चेन के बाहर हो जाएगा। दोबारा देखें, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन अ सिंगल चेन। सिक्स कार्बन के लिए मुझे अब अपना मार्कर और पेन को लिफ्ट करके उसको मार्क करना पड़ेगा, ये है हमारा सिक्स कार्बन। तो स्ट्रेट चेन के मैंने पहले मीनिंग समझाया है। स्ट्रेट चेन का मतलब सिर्फ आपका ये मतलब नहीं है कि ऑल कार्बन आर प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल रो, ये मतलब नहीं है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि ये चेन है क्योंकि इसके टर्मिनल्स जो है वो ओपन है, एंड्स ओपन है। अगर मैं इनको आपस में मिला दूं तो रिंग हो जाएगा। द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, तो रिफॉर्म कर रहे हैं कि एक चेन ऐसी है जिसके अंदर ब्रांचेस नहीं है, हम उस चेन को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये वर्ड के मीनिंग हो गए डेफिनेशन के अंदर। पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हो रिफॉर्म, तो उसको मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूं, एक और डेफिनेशन आप लिखेंगे और करके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम? मैंने कहा इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल इंक्रीजेस। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इंप्रूव कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं। ऑक्टेन नंबर क्या है? ऑक्टेन नंबर
ये ग्रेडिंग है फ्यूल की। आप पेट्रोल यूज कर रहे हो, वो किस क्वालिटी का है, तो उसकी ग्रेडिंग जो करते हैं तो वो ऑक्टेन नंबर यूज करते हैं। ये जो स्ट्रेट चेन है इसका ऑक्टेन नंबर 0 है, ऑक्टेन नंबर 0। और जो ब्रांच चेन है इसका ऑक्टेन नंबर कितना है, 100 है। तो ऑक्टेन नंबर 0 से इंक्रीज करे कितना कर रहे हैं हम, 100 कर रहे हैं। ऑक्टेन नंबर जितना हाई होगा उतना गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल होगा, कि अगर आप उसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करोगे अपने व्हीकल में तो आपका इंजन स्मूथ रन करेगा। और अगर ऑक्टेन नंबर लो होगा तो उससे इंजन में नॉकिंग होती है, प्री कंबस्टन की वजह से, मतलब अपने टाइम से पहले कंबस्टन की वजह से उसमें नॉकिंग होती है इंजन में। ओके, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम को मैंने दोबारा डिफाइन कैसे किया, इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल इंक्रीजेस। कि जब हम रिफॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर को तो उसका मकसद असल में फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करना होता है। एज एन एग्जांपल अब देखिएगा जरा, कि हम रिफॉर्मिंग में जो एग्जांपल ले रहे हैं डेफिनेशन को सामने रखते देखिए, व्हेन एन ऑक्टेन, अब एन का मतलब क्या है, नॉर्मल। और नॉर्मल कब कहा जाता है, विदाउट एनी ब्रांच। ऑक्टेन की मीनिंग समझे क्या है, अगर क्लास में रेगुलर रहोगे ना तो ये तमाम टर्म्स को इस चैप्टर के एंड पे हम समझ जाएंगे, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर आगे पढ़ना हमारे लिए आसान होगी। चैप्टर नंबर 6 थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ना, तो बेसिक टर्म्स को हमें मीनिंग को समझना है। तो डे 1 में आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक नहीं समझ सकते, तो इसलिए कुछ चीज को समझोगे उसका कॉन्सेप्ट फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर और क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना उसकी जरूरत है उस टाइम पे उसको समझाऊं जरूर। एन का मतलब है नॉर्मल, और इसकी मीनिंग है विदाउट एनी ब्रांच। जहां भी अब आगे के स्ट्रक्चर के नेम के साथ एन आ जाए तो एन का मतलब क्या लेंगे, विदाउट, विदाउट एनी ब्रांच, तो वह एन कहलाएगा। ऑक्टेन का मतलब क्या है, ऑक्टा मीन एथ, और एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। ये इसके लफ्ज को मैं ब्रेकअप कर रहा हूं, ऑक्टा मीन 8 कार्बन्स, और एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। 8 कार्बन की एक सिंगल चेन होगी विदाउट एनी ब्रांच, एन ऑक्टेन। अब मैं कहता हूं एन हेक्सेन, तो इसका मतलब क्या होगा, 6 कार्बन लिंक बाय सिंगल बॉन्ड विदाउट एनी ब्रांच। हम रिफॉर्मिंग में क्या कर रहे हैं कि हमारा पेट्रोल जो है, पेट्रोल ऑक्टेन, वो नॉर्मल ऑक्टेन है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, उसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिकेट कैटलिस्ट, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इस कंपाउंड के अंदर। ये नाम लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है, ये आईयूपेक नेम लिखा हुआ है, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। क्यों कर रहे हैं, दस प्रोड्यूसिंग दी हायर ग्रेड गैसोलीन, ताकि हमारा पेट्रोल जो है उसकी ग्रेडिंग हाई हो जाए। पेट्रोल का पर्पस व्हीकल के अंदर कंबस्शन करना, जलना है। अगर इजली कंबस्शन होती है तो गुड क्वालिटी होगा, प्री या इनकम्प्लीट होती है तो वो पुअर क्वालिटी होगा। तो पुअर क्वालिटी का फ्यूल इंजन के अंदर नॉकिंग क्रिएट करता है। नॉकिंग मतलब उसमें जर्क्स आते हैं, उसमें एक साउंड प्रोड्यूस भी होता है। नॉकिंग इज अ साउंड। पहले तो जरा रिफॉर्म को समझें, फिर बाकी बातों को समझते चले जाएंगे। पहले सर रिफॉर्मिंग के मीनिंग को समझेंगे, अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो रिफॉर्मिंग समझाऊंगा, अब उसको जरा समझेंगे। देखो हमने क्या करना है, ऊपर डेफिनेशन देखिएगा, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। मैंने ये चेन बनाई है, आप मानते हैं ये स्ट्रेट चेन है, कौन सी चेन है ये, 8 कार्बन की है, और कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसका ख्याल रखना है। स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये बीच में कोई भी कार्बन CH3 नहीं हो सकता। अगर बीच में कोई कार्बन CH3 होगा उसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी। ये है एन ऑक्टेन। सबसे पहले एन ऑक्टेन को देख लीजिए,
ये है एन ऑक्टेन। एन की मीनिंग क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? विदाउट एनी ब्रांच, अ सिंगल चेन विदाउट एनी ब्रांच, अ सिंगल चेन ऑफ 8 कार्बन्स विदाउट एनी ब्रांच। क्या कहा हमने? एन ऑक्टेन। अब ये एन के मीनिंग हर कंपाउंड के अंदर आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं कहता हूं एन ब्यूटेन, ब्यूट मीन 4, एन मीन सिंगल बॉन्ड, 4 कार्बन विद सिंगल बॉन्ड, एन ब्यूटेन विदाउट एनी ब्रांच। ये हमारा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। अब इस स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की जब कंबस्शन होगी तो इसके टर्मिनल्स कितने हैं? टर्मिनल्स लेफ्ट में एक है और राइट पे एक है, तो इसके 2 टर्मिनल कार्बन हैं। जितने टर्मिनल कार्बन ज्यादा होते हैं उतनी वो फास्ट रिएक्शन करता है। तो ये हमारा फ्यूल जो है, हम कहते हैं जरा पुअर क्वालिटी का है। तो इसकी प्री कंबस्शन की वजह से इंजन में नॉकिंग हो सकती है, इंजन में जर्क्स आएंगे और वो उसकी लाइफ खराब, मतलब डैमेज होगी। तो ये पुअर क्वालिटी ऑफ फ्यूल है। हमें इसको रिफॉर्म करना है ताकि फ्यूल की ग्रेडिंग जो है उसको हायर किया जाए। कैसे करेंगे? हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट यूज करेंगे। जब हम इसको रिफॉर्म करते हैं तो ये रिफॉर्म होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। तो ये उसका आईयूपेक नेम लिखा हुआ है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का। क्या नाम है? 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। देखिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये एक स्ट्रक्चर बन गया ब्रांच चेन। कॉपी करें इसको। पहले तो 8 कार्बन लिए थे ना सिंगल चेन के अंदर, अब वो 8 कार्बन का एक मैंने रीस्ट्रक्चर लिया। 5 कार्बन की चेन ड्रॉ करोगे, 5 कार्बन। चलिए मैं आपके साथ ड्रॉ करता हूं ताकि आप बात को समझेंगे, ठीक है? ये जो नेम लिखा हुआ है ना, आइए इस नेम को समझते हैं। ये स्ट्रक्चरल नेम है। आईयूपेक सिस्टम अभी हमने पढ़ा ना इनऑर्गेनिक के अंदर। आईयूपेक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर में ये एब्रीविएशन को मैं दोबारा लिखवा भी दूंगा। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम करना है, तो इस ये कंपाउंड का आईयूपेक नेम दिया हुआ है जो स्ट्रक्चरल नेम है। इसमें सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर में कार्बन की चेन कितनी है। पेंटीन, पेंटीन मीन पेंटा 5 कार्बन, एन मीन सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम पेंटीन को ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5, ये ड्रॉ कर लें। ये है पेंटेन। हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी करने के लिए, हाइड्रोजन की वैसे इंपॉर्टेंस नहीं है। पेंटेन, पेंटेन को मौजूदा अंदाज में जो ड्रॉ किया जाता है वो बेटा ये अंदाज होता है। 1 2 3 4 5, इट्स अ पेंटेन। हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है इट्स अ पेंटेन। इसलिए कि जब आप बुक से बाहर आओगे ना तो दुनिया बिल्कुल तब्दील हो गई है। ये 30 इयर्स बैक की एक जो सिलेबस है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। पेंटेन ड्रॉ होकर दिया ना आपने, ओके। अब इस पेंटेन में, इस चेन के अंदर 3 मिथाइल लगे हुए। मिथाइल, मिथाइल कितने? ट्राई मिथाइल मीन 3 मिथाइल है। मिथाइल कहते हैं CH3 के यूनिट को, मिथाइल। ये 3 मिथाइल लगे हुए हैं। उनकी पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है? ये उनके लोकेशंस दिए हुए, लोकेशंस दी हुई है। कार्बन नंबर 2 पे पहला मिथाइल आपने अटैच कर दिया। सेकंड मिथाइल का है, वो भी 2 पे है क्योंकि 2 2 दो दफा 2 दिया हुआ है। ये सेकंड मिथाइल डाल ड्रॉ कर दिया। तीसरा मिथाइल कहां पे, किस पोजीशन पे है? 4th कार्बन पे। तो मैं लेफ्ट से काउंटिंग करता हूं। फर्स्ट पे मिथाइल नहीं है, सेकंड पे 2 मिथाइल हो गए, थर्ड पे नहीं है, और फोर्थ के ऊपर थर्ड मिथाइल है। ये 3 मिथाइल लोकेट हो गए ना, ट्राई मिथाइल। इस पेंटेन के चेन के अंदर 3 मिथाइल लगे हुए। कहां कहां लगे हुए हैं? कार्बन नंबर 2 पे 2 है और कार्बन नंबर 4 पे थर्ड है। अब जो चेन है उसमें कार्बन की वैलेंसी को देखते हुए हाइड्रोजन ऐड करेंगे। फर्स्ट कार्बन देखिए उसने सिंगल बॉन्ड बनाया है, ये फर्स्ट कार्बन। इसके रिमेनिंग 3 बॉन्ड मैं हाइड्रोजन से पूरे करूंगा।
ये हो गया CH3। सेकंड कार्बन पे बताइए कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे, जरा आंसर करें, मुझे चैट बॉक्स में आंसर करें। सेकंड कार्बन जिस पे दो ब्रांचेस लगी हुई हैं उस पे कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन? गुड गुड। नो, एक बच्चे ने आंसर मुझे रॉन्ग कर दिया। कौन सा बेटा? आपने 2 आंसर किया ना? 2 2 रुमेशा भी कह रही 1 2। ओके, जो थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं वो अब बात को सुनेंगे। ये जो सेकंड कार्बन है बेटा, जरा देखो, सब गौर से देखो कि इस कार्बन के बॉन्ड कितने बने हुए हैं? 4 बनने चाहिए। ये फर्स्ट बॉन्ड ऊपर एक ब्रांच से बना हुआ है, सेकंड बॉन्ड लेफ्ट कार्बन से बना हुआ है, थर्ड बॉन्ड बॉटम में कार्बन से बना हुआ है, और फोर्थ बॉन्ड राइट कार्बन से बना हुआ है। क्या इस कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बना दिए? यस। तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं करेंगे। जिनसे मिस्टेक हुई थी उन्होंने बात को समझ लिया। जिन सबसे मिस्टेक हुई थी जरा उन्होंने बात को सुन लिया कि मैं ये कह रहा हूं कि इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसकी 4 वैलेंसीज ऑक्युपाइड है। ये कार्बन 4 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं। देख रहे हो 4 बॉन्ड बने हुए हैं। इसके लेफ्ट पे बॉन्ड बना हुआ है, ये इस कार्बन से। राइट पे बॉन्ड बना हुआ है कार्बन से। ऊपर एक ब्रांच कार्बन लगी हुई है, नीचे ब्रांच लगी कार्बन। इसके 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हुए हैं, तो इसलिए हाइड्रोजन ऐड नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट कार्बन देखिए, नेक्स्ट कार्बन, उसके लेफ्ट पे बॉन्ड ये मौजूद है, राइट पे बॉन्ड मौजूद, 2 बॉन्ड बना चुका है। 4 बनाने होते हैं, तो बाकी 2 किससे बनाएंगे आप? हाइड्रोजन से बनाएंगे। एक मिनट जरा मैं इसको रब कर दूं। हाँ, यस, बाकी 2 किससे बनाएंगे? हाइड्रोजन से बनाएंगे। अब इसके बाद वाले कार्बन पे मुझे बताओ कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे? कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे? जिनसे मिस्टेक हुई थी वो जरूर आंसर करें, वो जरूर रिप्लाई करें। यस, गुड। अभी तक सबने आंसर भी सही किया है। जिनसे मिस्टेक हो गई थी जरा वो जरूर आंसर करें। यस, ऑलमोस्ट सबने सही आंसर दिया है। गुड। 1 हाइड्रोजन आप कह रहे हैं क्योंकि इसके 3 बॉन्ड आपको हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं, 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको। तो इसका एक बॉन्ड किससे बनेगा? हाइड्रोजन से बनेगा। तो इसकी टेट्रा वैलेंसी पूरी कर दी। तो कल की क्लास में जब हमने बात समझी थी ना, केक्यूल ने कहा कि कार्बन द टेट्रावैलेंट, तो मेरे स्ट्रक्चर में इस बात का ख्याल करना है। स्टार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मिस्टेक हो जाती है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप ये मिस्टेक जो है इसको रिमूव कर सकते हैं। अब लास्ट जो कार्बन नजर आ गया आपको, लास्ट, वो CH3 का यूनिट होगा, क्योंकि उसने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है और 4 बॉन्ड बनाने होते हैं कार्बन ने, तो 3 हाइड्रोजन में से ऐड कर दिया, वो CH3 हो जाएगा। ये है रिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑक्टेन। ये ऑक्टेन जरूर है, ऑक्टेन, लेकिन एन ऑक्टेन नहीं कहलाएगा। ऑक्टेन क्यों है? क्योंकि इसमें टोटल कार्बन 8 है और में सिंगल बॉन्ड है। देखो दोनों ऑक्टेन क्यों है, ये भी ऑक्टेन है, ये भी ऑक्टेन है। ऑक्टेन का मतलब होता है 8 कार्बन, दोनों में 8 कार्बन है, और उनके दरमियान, कार्बन के दरमियान बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो एन का वर्ड यूज करेंगे, बोथ आर ऑक्टेन। लेकिन डिफरेंस क्या है? एन ऑक्टेन इज अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन विदाउट एनी ब्रांच, और जो रिफॉर्म स्ट्रक्चर है उसमें ब्रांचेस मौजूद हैं, इसलिए उसको आइसो ऑक्टेन कहते हैं। मेरे साथ ड्रॉ किया होगा ना? ओके, मैं अब स्लाइड में शो करता हूं। ओके, ये देखो बेटा, मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये हमने ड्रॉ किया था। ये है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन इज अ IUPAC नेम, और मैंने इसको समझा दिया। 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन के मीनिंग क्या है? स्टार्ट होगा पेंटेन से, 5 कार्बन विद सिंगल बॉन्ड, हैविंग 3 ब्रांचेस ऑफ मिथाइल, और कहां लोकेट करती हैं? कार्बन नंबर 2 पे, नेक्स्ट भी कार्बन नंबर 2 पे, और कार्बन नंबर 4 पे। तीनों मिथाइल की पोजीशन बताई। पहली की पोजीशन क्या है? 2, सेकंड की क्या है? 2, थर्ड की कौन है? फोर्थ कार्बन पे है। तो ये इसका IUPAC नेम है, इसको हम कह रहे हैं आइसो ऑक्टेन। अब ऊपर जो डेफिनेशन है, द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इज अ रिफॉर्मिंग। ये है एन ऑक्टेन और ये है आइसो ऑक्टेन। एन मीन विदाउट एनी ब्रांच, और आइसो का मतलब है ब्रांच, लेकिन आइसो की कंप्लीट डेफिनेशन, सही डेफिनेशन आगे डिफाइन करूंगा, अभी नहीं कर रहा उसको। अभी आइसो का मतलब ये, आइसो का मतलब अभी नहीं, हम आइसो का मतलब इतना से ले लो कि विद ब्रांच।
कहाँ ब्रांच, एक स्पेसिफिक ब्रांच को आईएसओ कहते हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आगे वक्त पे। ओके, अब ये देख लीजिए, क्या ये रिफॉर्म हुआ है? यस, रिफॉर्म हुआ है। क्यों रिफॉर्म किया गया? कि फ्यूल की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। ऑक्टेन भी पेट्रोल है, आइसो ऑक्टेन भी पेट्रोल है। इस ऑक्टेन को हम ऑक्टेन नंबर 0 देते हैं, 0 ऑक्टेन नंबर। क्वालिटी में हम इसको 0 नंबर दे रहे हैं, और आइसो को हमने क्या नंबर दिया है? 100 दिया है। तो इसका मकसद क्या था ये करने का? कि फ्यूल की क्वालिटी को इंप्रूव कर देना। ये जो 0 ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल है, इसके टर्मिनल 2 हैं, और जो आइसो ऑक्टेन है, इसकी टर्मिनल कार्बन्स कितनी है? जितनी टर्मिनल कार्बन ज्यादा होंगी, उतना उतना ज्यादा फास्ट वो केमिकली रिएक्ट करेगा। तो आप देखें आइसो ऑक्टेन के टर्मिनल्स कितने हैं? कॉर्नर, ये मैं मार्क कर रहा हूं, इज अ टर्मिनल, ये सेकंड टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल कार्बन, फोर्थ टर्मिनल, फिफ्थ टर्मिनल। तो एक छोटा सा आपको हिंट दिया समझाने के लिए कि क्वालिटी ऑफ द फ्यूल जो है वो इंप्रूव हो रही है। तो क्वालिटी जज कैसे कर रहे हैं? आप नंबर ऑफ टर्मिनल कार्बन्स को देख लीजिए। ये आपको मैंने आपको जो डेफिनेशन पे ये लिखी हुई है यहाँ पे, जो आपने कॉपी भी की है, इसको आप समझ लिया आपने। रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है? कि रीस्ट्रक्चर करना। देखिए उसमें एटम्स वही हैं, उनकी अरेंजमेंट चेंज कर दी है हमने, रीस्ट्रक्चर। क्यों करना? इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल इंक्रीजेस। ये है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम हम करते क्यों हैं? क्योंकि फ्यूल की क्वालिटी को इंप्रूव करना है। अगर लो क्वालिटी का फ्यूल होगा तो क्या करेगा? उससे हम कहते हैं नॉकिंग। ये टर्म है, इसको अब कुछ टर्म्स हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं। नॉकिंग की पहले टर्म की हेडिंग डालिए और इसके मीनिंग लिखे हैं। व्हाट इज द नॉकिंग? ये एक इंजन में साउंड प्रोड्यूस होता है फ्यूल की प्री कंबशन की वजह से। A sharp metallic sound produced inside the internal combustion engine is called knocking. इसका कॉज जो है वो फ्यूल ऑफ लो क्वालिटी है। A sharp metallic sound produced inside the internal combustion engine is called knocking. A sharp metallic sound produced inside the internal combustion engine is called knocking. ओके, अब कॉज क्या है? नॉकिंग क्यों हो रही है? ये साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है इंजन के अंदर? नॉकिंग की आसान सी बात करते हैं। ड्यू टू फ्यूल ऑफ लो ऑक्टेन नंबर। बहुत आसान सी बात करते हैं। नॉकिंग का कॉज क्या है? जो फ्यूल आपने पेट्रोल डाला है गाड़ी में, वो लो ऑक्टेन नंबर का है। नॉकिंग का कॉज क्या है? अनइवन बर्निंग ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। और ये करता क्या है? लॉस ऑफ पावर की वजह से इंजन डैमेज हो जाता है। कॉज ऑफ नॉकिंग क्या है? अ फ्यूल ऑफ लो ऑक्टेन नंबर। इतनी डिफिकल्ट डेफिनेशन को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी बात इनफ है। फ्यूल ऑफ लो ऑक्टेन नंबर। ओके, नॉकिंग को प्रिवेंट कैसे करेंगे? रुका कैसे जाए इसको? तो फिर हम उस फ्यूल के अंदर, या तो ये क्या है, उस फ्यूल को आप रिफॉर्म कर दें। अगर रिफॉर्म नहीं कर सकते तो उस फ्यूल के साथ एक एंटी नॉक एजेंट ऐड करेंगे। एंटी नॉक एजेंट। तो एंटी नॉक एजेंट जो यूज किया जाता है उसका नाम है टेट्रा इथाइल लेड, जो कि अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है पॉइजनस होने की वजह से, लेड पॉइजन की वजह से। लेकिन ज़रा हमारी बुक में यही एक एग्जांपल दी हुई है, मैंने इसमें और भी ऐड किया है। नॉकिंग, इंजन में शार्प मेटालिक साउंड फ्यूल के ऑक्टेन नंबर या क्वालिटी लो होने की वजह से प्रोड्यूस होता है। इसको रोकना है तो आप उस फ्यूल के अंदर एंटी नॉक एजेंट ऐड करें।
टेट्रा इथाइल लेड. लेड इज एन एलिमेंट, सिंबल Pb, और टेट्रा इथाइल 4 इथाइल अटैच्ड है. यह है टेट्रा इथाइल लेड. या फिर क्या करते हैं, या तो आप एंटी नॉक एजेंट ऐड कर दें पेट्रोल के अंदर, मिला दें उसके अंदर, या फिर आप रिफॉर्म कर दें पेट्रोल को. कैसे करेंगे? सिलिकेट यूज करें, which converts straight chain hydrocarbon into branch chain hydrocarbon. या तो उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करवा लें, नहीं तो फिर उसके साथ आप क्या ऐड कर दें, टेट्राइथाइल लेड यूज कर दें, मिक्स कर दें पेट्रोल के अंदर. ओके. एंटी नॉक एजेंट्स की हमने बात की है, जिससे आप नॉकिंग को प्रिवेंट करते हैं. एंटी नॉक एजेंट्स की एग्जांपल क्या है? पहले अभी मैंने बताया आपको, टेट्राइथाइल लेड बट इट कॉज पॉल्यूशन. जब पेट्रोल फ्यूल जलेगा तो ये भी जलेगा. लेड ऑक्साइड जो है वो एक पॉइजनस कंपाउंड है, इसलिए अब ये यूज नहीं किया जाता. अब इसलिए क्या यूज करते हैं? इसकी जगह हम यूज करते हैं टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर. टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर आर यूज एज अ एंटी नॉक एजेंट्स. ये बेटा एक्स्ट्रा बात है जो आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि टेट्राइथाइल लेड की जगह अब ये वाला हम एंटी नॉक एजेंट यूज करते हैं, टेट्रा ब्यूटाइल इथाइल ईथर. टेट्रा ब्यूटाइल इथाइल ईथर जो है, इसका स्ट्रक्चर जरा मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको कि कैसा होता है. स्ट्रक्चर की नेमिंग, स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट अभी इसलिए नहीं है कि अभी हमने नेमिंग नहीं पढ़ रहे. एंटी नॉक एजेंट में ये कंपाउंड कैसा होता है मैं इसको जरा समझाता हूँ. टर्शरी ब्यूटाइल, इस यूनिट को कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल. ये बेटा इनऑर्गेनिक वाली केमिस्ट्री नहीं है, जैसे अक्सरियत ने ये किया है, थोड़ा सुना, बोला ठीक है रट लगाना याद करें बाद में कर लेंगे. नो, इसके लिए डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और जो पढ़ा होगा उसको नेट पे भी थोड़ा सर्च करना होगा. ओके, ये टर्शरी ब्यूटाइल का यूनिट है. ईथर मीन ऑक्सीजन, और इसके राइट साइड पे इथाइल लगा हुआ है, CH2 CH3. टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ये स्ट्रक्चरल नेम है और इसको कॉमन नेम कहते हैं, आयुर्वेदिक नेम नहीं है. ये एंटी नॉक एजेंट के तौर पे यूज हो रहा है, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर. रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम की डेफिनेशन को मैंने इक्वेशन से समझाया आपको. सॉरी, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर था ना, एक मिनट, इथाइल ईथर, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर. तो मैंने इसको आपको डिफाइन किया इक्वेशन से, और रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम को मकसद क्या है उसका वो भी समझा दिया. तो यूं हमारा आज के टॉपिक दो मुकम्मल हो गए. एक था नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा जो है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम. नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में होगी, तो उसके टॉपिक्स जो है उसको आप नोट डाउन कर लें कि वो टॉपिक्स कौन से होंगे. उनमें एक तो हम टर्म को समझेंगे, बुक में अगर आप देखते हैं पेज नंबर 103 पे एक टर्म दी हुई क्रैकिंग. इसके बाद है पॉलीमराइजेशन, और इसके साथ है होमोलोगस सीरीज. टाइम अप हो गया, लेकिन अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं 10 या 15 मिनट की बात और कर लूं. रिप्लाई यस करोगे तो मैं 10-15 मिनट की थोड़ी और बात करना चाह रहा था. ओके, थैंक यू बेटा. ओके, क्योंकि बेटा डे 1 में या एक साथ बहुत सारी डिफरेंट चीजों को मेमोराइज करना डिफिकल्ट होता है, तो हम इसलिए पार्शियल कुछ चीजों को समझते चले जाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके. ओके,
ये हमारे टॉपिक्स हैं नेक्स्ट क्लास के। अब मैं जरा ये स्क्रीन को ब्लैंक कर दूं और मैं कुछ यहाँ पे लिखवाना चाह रहा हूँ और आपको एज अ होमवर्क दूंगा कि ये थोड़ी वर्किंग कर लीजिएगा। एक वीक के बाद हम बात करेंगे। हमें कुछ चेन्स हैं उनको समझना है। जैसे भी ऑक्टेन का नाम समझा सुना था ना आपने, ऑक्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तो ये अल्केन फैमिली के मेंबर्स हैं। तो मैं थोड़ी सी ये बात करना चाह रहा था, इसको जरा प्रैक्टिस करके आना है। एक सीरीज है होमोलोगस सीरीज, मतलब एक फैमिली है कंपाउंड की, उसका नाम है अल्केन। बहुत से लोग जानते भी होंगे, नाम सुना होगा अल्केन। अल्केन इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड, इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड। अल्केन की बात कर रहा हूं। अल्केन एक कंपाउंड की फैमिली है, अल्केन्स। गुड बेटा, पढ़ा होगा आपने सही। जो चीज यहाँ समझाना चाह रहा हूँ वो अब आपने देखना है कि आपने क्या करना है इसमें। अल्केन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं आर एच से। ये आर क्या है ना, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अल्केन आर रिप्रेजेंट बाय आर एच। अल्केन की फैमिली का जो जनरल फार्मूला है पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करने का, CN H2N प्लस 2। इस फार्मूले में जो N लिखा हुआ है ना, N इज अ कार्बन एटम। कार्बन एटम, होल नंबर 1 2 3 4, यू आप नंबर पुट करेंगे तो कंपाउंड पूरा बन जाएगा। अगर सिंगल कार्बन है, N की जगह 1 पुट करें, N1, C की जगह 1 लिया मैंने, तो H के फार्मूले में 1 पुट करें, H। जब मैं यहां पे 1 पुट करूंगा, मल्टीप्लाई पे 2 करूंगा, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? अगर C 1 है तो H कितने होने चाहिए? 4। ये फार्मूला समझ में आए? अब दोबारा देखें फार्मूला। अगर मैं N की जगह वैल्यू पुट करता हूं 4, C 4 हो गया, H कितने होंगे साथ में? तो H की N वैल्यू में 4 पुट करें, 4 2 जा 8 प्लस 2 10। अगर C 4 है तो H कितने होंगे? 10 होंगे। अभी ना आपने क्या आंसर 6 किया, जरा देखो। अगर C4 है तो H कितना होगा? दोबारा एक्सप्लेन कर दूं इसको क्या मैं? ये देखिए फार्मूला CN H2N प्लस 2। CN H2N प्लस 2। अब जहां N है वहां N की वैल्यू 4 पुट करें, यहां 4 पुट की, H में भी N की वैल्यू जो है 4 पुट की। अब सॉल्व करें, C4 है तो H कितना होगा? 4 2 जा 8, ये 8 मल्टीप्लाई हो गया और प्लस 2 कर दिया तो कितना हो गया? 10। गुड। अगर C4 है तो H कितना होंगे? 10 होंगे। अब मुझे बताओ, अगर C6 है तो H कितना होगा? अगर C6 है तो फिर H कितने होंगे? यस गुड। नहीं मोहम्मद वली, आपने सही आंसर नहीं किया। आप देखिएगा, अनस मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 144 कर दिए। हाथ कंट्रोल में नहीं है ना। यस गुड, ऑलमोस्ट सबने सही आंसर दिया। यस, तो ये वाली बात समझ में आ गई, फार्मूला समझ में आ गया ना आपको कि ये CnH2n प्लस 2 की मीनिंग क्या है। ठीक है, जितना आपने कॉपी किया था मैं उस पर दोबारा बात करता हूँ। हम बात कर रहे थे अल्केन की फैमिली की। अल्केन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय RH। अल्केन के मेंबर्स को हम एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, CnH2n प्लस 2 से। अल्केन कौन है? अल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स कौन है? हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सैचुरेटेड का मतलब ये है हैविंग अ सिंगल बॉन्ड, ये अल्केन कहलाते हैं। सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड।
अब मैं इसमें अल्केन के बारे में बात जो कर रहा था, अल्केन जो है ये वो फैमिली है जिसके नेम के सुफिक्स में देखिएगा वो एन लिखा होगा, एन, एन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सबके आखिर में एन आ रहा होगा। इस एन के मीनिंग है सिंगल बॉन्ड। ये चंद बातें हैं जो सिर्फ असल में सीरीज को समझना है ना। अल्केन मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, अल्केन चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है। अल्केन का नॉमेनक्लेचर अभी हमें करना है, तो इसके की पॉइंट्स दोबारा करूंगा, कुछ अहम पॉइंट्स सिर्फ डिस्कस किए। अल्केन का ये जनरल फार्मूला है। अल्केन कौन है? हाइड्रोकार्बन है। कौन से? सैचुरेटेड मीन सिंगल बॉन्ड होता है। इन सब के नाम के आखिर में इन लगा होता है। ये की पॉइंट्स नोट कर लिए ना? ओके, मैं जरा इसको रब करूंगा ताकि जगह मुझे हो और लिखने के लिए। अब सीरीज लिखते हैं। फर्स्ट अल्केन मेंबर का नाम है मीथेन। मीथेन फार्मूला CH4। इस सीरीज का फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। एक कार्बन वाले को मीथेन कह रहे हैं। मीथेन में और स्ट्रक्चर नहीं है, मैं मीथेन को ओपन नहीं कर सकता हूं। ओपन कार्बन को किया जाता है। ये कार्बन है और विथ 4 हाइड्रोजन है। इसकी किसी हाइड्रोजन को दूसरी हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दें, मीन ये हाइड्रोजन यहां लगा दूं और वो वाली हाइड्रोजन यहां लगा दूं, तब भी मीथेन ही रहेगा। सेकेंड मेंबर इज कॉल्ड इथेन। आपको ये सीरीज याद रखनी है। इथेन, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। C2H6। इसका ओपन करना समझना है, नेम याद करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला याद करना है, और उस चेन को ओपन करना आना चाहिए। 2 कार्बन है। जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो कार्बन स्टार्ट करते हैं। 2 कार्बन है, 1 2। मैंने लिंक कर दिया 2 कार्बन को। इन 2 कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है और कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। लेफ्ट कार्बन वाला 4 बॉन्ड बनाएगा तो रिमेनिंग कितने बनाएगा? 1 2 3 बॉन्ड और बनाएगा। राइट कार्बन वाले ने एक बॉन्ड बनाया है, रिमेनिंग कितने और बॉन्ड बनाएगा? 3 बनाएगा। तो इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो इसका ओपन स्ट्रक्चर कैसा होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इथेन को ओपन कर दिया। ये नाम याद करना है और ओपन करना चेन को आना चाहिए। ये एक प्रैक्टिस करनी है, 2-3 दफा कीजिएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगा। थर्ड मेंबर का नाम है प्रोपेन। प्रोपेन। अब प्रोपेन के मीनिंग क्या है? प्रोप मीन 3 कार्बन, एन मीन सिंगल बॉन्ड, C3H8। वो जो फार्मूला है CnH2n+2, अगर उसमें 3 की वैल्यू पुट करोगे तो ये कंपोजिशन बन जाएगी। अब मैं प्रोपेन को ओपन करता हूं। ओपन, तो ओपन करते हुए तो पहले इसको समझा दिया जाए कि ओपन कैसे होगा। मैं थोड़ा सा ये रब कर दूं और यहां मैं प्रोपेन को ड्रॉ करता हूं। अब प्रोपेन के लफ्ज के मीनिंग मुझे बताएं क्या है। प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन विद सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन कहीं नजर नहीं आ रही इस नाम के अंदर। ओके, हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी करने के लिए हम बाद में लगा देते हैं। 3 कार्बन, 1 2 3। तो फर्स्ट कार्बन जो है आप देखो उसने एक बॉन्ड बनाया है तो ये होगा CH3। मिडिल कार्बन ने लेफ्ट राइट 2 बॉन्ड बनाए हैं तो ये होगा CH2। थर्ड राइट कार्बन कॉर्नर का जो है उसने एक बॉन्ड बनाया तो वो क्या होगा? CH3। तो प्रोपेन का ओपन स्ट्रक्चर कैसा होगा? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो पहले आप यूं ट्राई करोगे और फिर आपको अंदाजा हो जाए तो आप डायरेक्ट यूं लिख सकते हैं प्रोपेन। अब हम बात करते हैं ब्यूटेन की। फोर्थ मेंबर इज कॉल्ड ब्यूटेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H10। इस ब्यूटेन के सारे कार्बन इन अ सिंगल चेन लेना है। अभी हमें आइसोमर्स नहीं बनाने, डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाने, एक ही बनाना है। कौन सा? नॉर्मल बनाना है स्ट्रक्चर, विदाउट एनी ब्रांच, ऑल कार्बन इन सिंगल चेन। ब्यूटेन। ये 4 कार्बन को अरेंज करता हूं। पहला कार्बन क्या होगा? CH3। नेक्स्ट क्या होगा? CH2। थर्ड क्या होगा? CH2। और फोर्थ क्या होगा? CH3। ये ब्यूटेन को मैंने ओपन किया है।
आपकी यहाँ पे जो लर्निंग है, एक तो लिस्ट याद रखनी है विद मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उस फार्मूले को ओपन करना आना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, पेंटेन होगा, और पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12। मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूं, अगर आपने बात को समझ लिया, आपका होमवर्क है, आप खुद ओपन करेंगे, इसको कर लेंगे तो यस रिप्लाई करो तो मैं आगे बात करूं। कर लेंगे, गुड गुड, कर लेंगे, यस आई नो, आप कर लेंगे इंशाल्लाह। पेंटेन हो गया। अब देखिए आगे मैं लिस्ट लिखवा दूं बस सिर्फ आपको ना। हेक्सेन, हेक्सेन C6H14, ये बेटा करके आना है, ठीक है, अगर आपको आता भी है लेकिन फिर भी करके आना है। अगर आपने कहीं पे भी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कोई भी टॉपिक को लेफ्ट कर दिया तो फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करें, ठीक है। हेप्टेन, हेप्टेन C7H16, ऑक्टेन C8H18, इसके बाद नोनेन C9H20, डिकेन C10H22। ये 10 मेंबर्स जो हैं, ये कम से कम हमें याद होने चाहिए, तो नॉमेनक्लेचर हमारा आसान हो जाएगा। अब डाई नॉमेनक्लेचर के अंदर हम इसको स्टार्ट करेंगे ना, डिफिकल्ट होगा। आज अल्केन समझाया, नेक्स्ट क्लास के टॉपिक थ्योरी के अंदर हम अल्कीन और अल्काइंस की चेन को भी समझेंगे। तो यूं हम जब थोड़ा करके करेंगे ना, इसको ब्रेक करके टॉपिक्स को लेके करेंगे, तो फिर जब मेन टॉपिक में आएंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी होगा और बहुत इजीली आप बात को समझ रहे होंगे। ओके, किसका सवाल है, मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे सवाल कर सकते हैं आप। और जिनको अगर जाना है, क्लास लीव करनी है, वो लोग जा सकते हैं, ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जिनका कोई सवाल है मैं जरा वेट कर रहा हूँ। आपने जो सवाल किया है वो ये कि पूछ रही है मुझसे कि चेन में और ओपन करके लिखना है, बेटा सिर्फ इस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में। अब इस फॉर्मेट में लिखना डिफिकल्ट हो रहा है ना, अब जैसे डीकेन को भी लिखना डिफिकल्ट हो रहा है, तो स्टार्ट कहां से करें, कार्बन से स्टार्ट करें, कि मैं डायड यूनिट लिख सकता हूँ। अब C10H22 को डायड लिखना है तो 10 कार्बन CH3, फिर CH2 8 टाइम्स 3, 4 कार्बन हो गए, 5 6 7 8 9 और ये 10। डायरेक्ट यूं लिखना है, लेकिन अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो मैंने क्या कहा कि सिर्फ पहले कार्बन को, कार्बन की चेन बना लें। कितने कार्बन है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हर कार्बन की वैलेंसीज को देखते हुए, बॉन्डिंग को देखते हुए, उसकी रिमेनिंग बॉन्ड्स हाइड्रोजन से पूरे करेंगे। कार्बन इज अ टेट्रावलेंट। अब फर्स्ट कार्बन क्या होगा, CH3 होगा, फिर कौन होगा, CH2, फिर सारे जो दरमियाने कार्बन है वो दो दो बॉन्ड बना रहे हैं, वो सब क्या होंगे, CH2 हो जाएंगे। और अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो आप डायरेक्ट यू ड्रॉ कर सकते हैं, ये मेरा मतलब था। कोई और सवाल है तो क्वेश्चन कर लें। स्टूडेंट आपको ये बात क्लियर हो गई ना, कोई और सवाल है, सवाल कर लीजिए। ये स्ट्रेट चेन में करेंगे, ये स्ट्रेट चेन, ओनली स्ट्रेट चेन। आपने कोई भी आइसोमर्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि अभी हम वो टॉपिक हमारा नहीं है। अभी सिर्फ वो जो पहले हम सिर्फ सिंपल इसको ओपन करना समझ रहे हैं। स्ट्रेट चेन, ओनली स्ट्रेट चेन, कोई बेंट नहीं करना, कोई ब्रांच नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, स्ट्रेट चेन। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। टॉपिक्स में बताएं कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एक टर्म्स मैंने यूज किए, क्रैकिंग, ये टर्मिनोलॉजी को समझना है, क्रैकिंग क्या है, और पॉलीमराइजेशन, एंड क्या नाम है, होमोलोगस सीरीज। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, आपको आईयूपैक नेम जो कल हमने किए थे असाइनमेंट के, आप कह रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा। मैं भूल गया तो मुझे दोबारा रिमाइंड करवा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा, ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।